मैं जब पिछली बार आया था और आज मैं आया हूं, 100 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन जब विश्वास का इंजन किसी काम को लग जाता है तो काम कितनी तेजी से होता है, कितना अच्छा हो सकता है, इसका मैं आज अनुभव कर रहा हूं। आज नेपाल और भारत के बीच भरोसे का, विश्वास का एक बहुत बड़ा हॉर्स पावर वाला इंजन लग गया है, जो विश्वास का इंजन है, भरोसे का इंजन है। और उसी के कारण 100 दिन के अंदर जिस प्रकार से नेपाल और भारत ने एक के बाद एक निर्णय किए, काम शुरू किया, 25-25, 30-30 साल से रुके हुए काम, ये आज आगे बढ़े हैं। हमारे यहां कहावत है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ये संभव इसलिए हुआ है, नेपाल सरकार, नेपाल के सभी राजनीतिक दल, नेपाल के प्रशासनिक व्यवस्था में जुड़े हुए अधिकारी, उन सब ने मिलकर के आगे बढ़ने की शुरुआत की, आगे बढ़ाया। और छोटी मोटी रुकावटें आई तो उन रुकावटों को भी बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से उसका निराकरण करते हुए चीजों का ठोस रूप देने का काम किया है। और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनकी सरकार का, सभी राजनीतिक दलों का, प्रशासनिक अधिकारियों का भारत की तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये काम न किया होता तो आज 100 दिन के भीतर भीतर 25-25, 30-30 साल से लटके हुए काम, अटके हुए काम आज पूरे न होते। और मैं आज एक संतोष का भाव अनुभव कर रहा हूं कि मेरी पहली मुलाकात और दूसरी मुलाकात के बीच में तेज गति से एक के बाद एक फैसले हुए हैं। और वो फैसले नेपाल के जीवन को तो ताकत देने वाले हैं, भारत को बहुत बड़ा संतोष देने वाले हैं। हमारे लिए नेपाल की खुशी, नेपाल का आनंद हमारी मुस्कुराहट का कारण बनता है। अगर नेपाल खुश नहीं तो हिंदुस्तान मुस्कुरा नहीं सकता है। और इसलिए हमारे लिए नेपाल की खुशी, ये हमारे लिए संतोष की औषध है। और उस संतोष की औषध हमें प्राप्त हुई है, उसके लिए नेपाल के संबंधित सभी जनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। खास तौर पर हाइड्रो पावर, कितने समय से ये लटका हुआ था, कितने विवाद चल रहे थे, आशंकाओं के बादल हर बार छाए रहते थे, लेकिन यहां के सभी राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार की दूरदृष्टि का परिचय करवाया है, और उसका परिणाम ये हुआ है कि पावर ट्रेड एग्रीमेंट, 900 मेगावाट अपर कर्नाली प्रोजेक्ट, पंचेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी, 900 मेगावाट क्षमता वाले अरुण 3 प्रोजेक्ट, यानी एक के बाद एक, शायद 10 साल में एक चीज हो जाए तो भी बड़ा आनंद हो जाता है। यहां तो 100 दिन में इतने सारे काम आगे बढ़ गए, तो आप कल्पना कर सकते हैं 2 देश मिलकर के क्या नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमने कहा था ट्रांसमिशन लाइन के संबंध में, हम चाहते थे कि नेपाल को बिजली मिले, ज्यादा बिजली मिले। ट्रांसमिशन लाइन मजबूत बनाने के लिए बहुत ही कम समय में काम पूरा हो जाएगा। 125 मेगावाट बिजली और यहां आना शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, एक नई लाइन तैयार हो रही है और जिसकी क्षमता 1000 मेगावाट की है।
अब नेपाल जगमगा उठेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। हमने पिछली बार कहा था कि $1 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ नेपाली रुपयों की कीमत जिसकी होती है, कम ब्याज और लंबे समय के लिए हम देंगे। आज हम मिल रहे हैं, उसका फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा और ये भी काम एक प्रकार से आज पूरा हो गया मान लीजिए। हम एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पर करार कर रहे हैं और मैं मानता हूं नेपाल और भारत को जोड़ने के लिए ये बहुत ही उत्तम व्यवस्था हो रही है। और उसी के तहत आज ही काठमांडू से दिल्ली रेगुलर बस सर्विस शुरू करने का भी हमें सौभाग्य मिल रहा है। और काठमांडू से दिल्ली जब रेगुलर बस सर्विस शुरू होती है तो यहाँ के सामान्य मानव की ज़िंदगी में वो कितनी बड़ी आर्थिक रूप से सहाय करने वाली सुविधाजनक होती हैं, उसका आप अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन नेपाल और भारत के बीच ये टूरिज्म की दृष्टि से चलने वाली बस में यात्री भी उसका फायदा उठाते हैं। इंटरनेशनल यात्री भी प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने के लिए बस से सफर करना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि नेपाल का टूरिज्म भी बढ़े, लेकिन टूरिज्म बढ़ता है उसके लिए कुछ सुविधाएं चाहिए। उसमें एक महत्वपूर्ण सुविधा होती है कनेक्टिविटी। मैंने मेरे अफसरों को कहा है कि क्या हम ये जो दिल्ली काठमांडू के बीच बस सेवा चलेगी, वो बस सेवा वाईफाई के साथ हो सकती है क्या? अगर वाईफाई के साथ वो बस सेवा होगी तो टूरिस्ट जरूर पसंद करेगा, क्योंकि वो अपना बस में जाता रहेगा, वो दुनिया से अपना कनेक्ट होता रहेगा, अपना आनंद लेता रहेगा। हमारे अफसरों ने कहा कि साहब मालूम नहीं है, हम जरा देखेंगे कितना संभव है। मैंने कहा तो है, अब देखते हैं टेक्नोलॉजिकल अगर सपोर्ट मिल गया तो ये काम भी हम करवा देंगे। लेकिन हम चाहते हैं व्यवस्थाएं आधुनिक हो और सुविधाजनक हो। मैंने एक चिंता जताई थी कि भारत में हमारे नेपाल के लोग बहुत बड़ी मात्रा में है। नेपाल और भारत की रिश्तेदारी भी बहुत है, व्यापारिक संबंध भी है, और इसलिए यहाँ के फ़ोन कॉल बहुत महंगे होते हैं। मैंने कहा था कि अमेरिका बात करना सस्ते में जाता है, लेकिन नेपाल इंडिया बात करना महंगा जाता है। अब मैंने कहा था सस्ता होना चाहिए। मैंने भारत गया, मैंने कहा, उनको पूछा, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, ये क्या हम नहीं मदद कर सकते? लेकिन जब जाना तो मुझे आश्चर्य हुआ। भारत में तो इसका रेट सिर्फ 40 पैसा है, लेकिन यहां पर वो रेट शायद ₹3.5 है नेपाल में। नेपाल जी अथॉरिटी जो है, तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा भाई अब क्या करूं, मैंने तो कह दिया है। मैंने कहा ठीक है, हम नहीं लेते हैं, न के बराबर लेते, तो भी कुछ कम करें। मैंने 35% कम करने का फैसला कर लिया। लेकिन अब मैं चाहता हूं नेपाल की जो टेलीफोन सेवा है वो भी उसमें कुछ कम करें, ताकि नेपाल के लोगों को और नेपाल से साथ जुड़े हुए भारत के संबंधों में ये टेलीफोन का खर्चा थोड़ा कम होना चाहिए। मैंने मेरी तरफ से कर सकता हूं इतना जरूर कर दिया है। मैं चाहूँगा कि यहाँ उस दिशा में कुछ हो। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके हम लोग रोड मार्ग से जब आते हैं तो वहाँ पर कुछ प्रश्न थे। पिछली बार मैंने उसको तेज़ गति से आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्टर समस्याएं थी, उसको भी रद्द करने के लिए कह दिया है। और मैं मानता हूँ 6 महीने के भीतर आपको सही रूप में वहाँ पर प्रगति दिखाई देगी। एक और बात है नेपाल और भारत के संबंधों में, एक तो बहुत बड़ी मात्रा में नेपाल के लोग जो भारत में काम करते हैं वो यहाँ आते हैं, भारत के टूरिस्ट यहाँ आते हैं। एक कठिनाई थी, 500 और 1000 रुपये की नोट वो प्रतिबंधित थी। हमने नेपाल सरकार को प्रार्थना की थी और हमने मिलकर के एक निर्णय किया है कि अब भारत से 500 रुपये और 1000 रुपये की नोट और 25,000 की मर्यादा में ये हम ला सकते हैं। इसके कारण भारत में काम करने वाले जो नेपाल के लोग अपने घर वापस आते हैं तो उनको साथ में पैसे लाने हो तो उनको सुविधा बनेगी। और जो टूरिस्ट आते हैं
टूरिस्ट के हाथ में भी पैसे रह पाएंगे। तो इस व्यवस्था को भी हमने निर्णय कर लिया है और मैं मानता हूं उसका एक काम जिसका मेरा स्वयं का बहुत अच्छा अनुभव है। मैं जब गुजरात में काम करता था तो गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव हमने लिया था। हिंदुस्तान में हम सबसे पहले इस काम को किया था और वो था सॉइल टेस्टिंग। आमतौर पर हम डेवलपिंग कंट्रीज में मनुष्य का भी हेल्थ कार्ड नहीं होता है, लेकिन हमने कोशिश की थी कि सॉइल हेल्थ कार्ड बने और किसान के पास जो जमीन है उस जमीन में क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बीमारियां हैं, वो जमीन किस क्रॉप के लिए कित उपयुक्त है, किस क्रॉप के लिए अनुपयुक्त है, किस जमीन पर कौन सी दवाई सूट करेगी, कौन सी दवाई सूट नहीं करेगी, ये सारी चीजें सॉइल टेस्टिंग से संभव होती हैं। और ये करने से औसत 1 एकड़ भूमि में किसान फसल तो ज्यादा कर सकता है, लेकिन साथ साथ जो फालतू खर्चे होते हैं, गलत दवाइयां डाल देता है, गलत फर्टिलाइजर डाल देता है, गलत क्रॉप डाल देता है, वो सब उसका बच जाता है और करीब करीब 1 एकड़ भूमि में 15-20 हजार रुपया तो सहज रूप से उसकी मदद हो जाती है। ये सॉइल टेस्टिंग का काम नेपाल में भी हो, ये बात मैंने पिछली बार प्रधानमंत्री जी से मिला था, तब मैंने कही थी कि आपको लाभ होगा, तो उन्होंने कहा देखेंगे। फिर मुझे लगा कि मैं सुझाव देके चलाऊं वो कोई शोभा नहीं देता है, मुझे कुछ करना चाहिए। तो आज हम एक मोबाइल सॉइल टेस्ट की लेबोरेटरी नेपाल को भेंट दे रहे हैं, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। उससे पता चलेगा कि निश्चित एरिया में अगर जमीन का इस प्रकार की जांच हो गई, आप देखिए उसको अगर बाद में आप चलाएंगे तो बहुत लाभ होगा। तो एक बहुत बड़ा काम हमने पिछली बार कहा था, भाई पीपल टू पीपल कांटेक्ट। देश जुड़ते हैं तब जब जन जुड़ता है, और जन भी तब जुड़ता है जब मन जुड़ता है। लेकिन मन जुड़ने की, जन जुड़ने की प्रक्रिया कुछ व्यवस्था के तहत होती है, और इसलिए हम चाहते थे कि जन जन संपर्क बढ़ना चाहिए, और इसलिए हमने यूथ एक्सचेंज की बात की थी। मुझे खुशी है कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में पहली बैच ऑलरेडी हिंदुस्तान पहुंची हुई है। इन दिनों कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वे नौजवान सारे नेपाल के वहाँ का नज़ारा देख रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो एक एक चीज हम तेजी से कर रहे हैं। दूसरा मैंने कहा था हम नेपाल को ई लाइब्रेरी देंगे। मुझे खुशी है कि नेपाल सरकार की तरफ से और नेपाल के कुछ प्रमुख लोगों की तरफ से ई लाइब्रेरी उनको कैसी चाहिए उसके बहुत अच्छे सुझाव आए, और मैं मानता हूं हमारे लिए भी सीखने जैसे अच्छे सुझाव आए। और मैं मानता हूं कि ये जो आपका सक्रिय योगदान था, तो हम ई लाइब्रेरी का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसी आपकी अपेक्षा है, उन आपके सुझावों को संकलित करते हुए उस ई लाइब्रेरी को हम प्रारंभ करेंगे। और मैं मानता हूं कि वक्त बदल चुका है, 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, और जो ज्ञान के उपासक हैं उनका ये युग आने वाला है। नेपाल और भारत इस भूखंड की संस्कृति ज्ञान की उपासना की संस्कृति रही है। नेपाल भी ज्ञान की उपासना वाली संस्कृति का विरासत को लेकर के चल रहा है, और इसलिए ई लाइब्रेरी उस ज्ञानवर्धक एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगी। और ये युग ऐसा है कि जितनी हाईवेज की जरूरत है उतनी ही आईवेज की जरूरत है। हाईवेज भी चाहिए, इंफॉर्मेशन वेज भी चाहिए। ई लाइब्रेरी एक प्रकार से हाईवेज का काम करेगी, और जो हम नेपाल में प्रवेश करने वाले रास्ते ठीक करेंगे वो हाईवेज का काम करेंगे। भारत आपके हाईवे भी चिंता करेगा, आपकी हाईवेज की भी चिंता करेगा, और उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे।